आप लोगों को सूचना भी दी गई थी कि वक्त कोर्ट की लड़ाई सड़क संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया। तुम स्टार्ट हो रहा तो जा रहा है, यही दिक्कत है। सवाल नहीं ले रहे हैं ये वक्फ बोर्ड को लेके। ये जदयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन कोई सवाल लिए बिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिए हैं। कोई सवाल नहीं लिया गया है यहाँ पे। अब देखिए इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। वक्फ बिल को लेके बिहार में जदयू ने अपने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि वह पूरी तरह से मुस्लिम के हित के अनुकूल है और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक मुस्लिमों के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। जेपीसी में जदयू ने अपना सुझाव रखा था और उस सुझाव के मद्देनजर जो कदम उठाए गए हैं वो पूरी तरह से मुस्लिम समाज के अनुकूल है। लेकिन जब इस संवाददाता सम्मेलन में पत्रकार की ओर से प्रश्न पूछा गया तो बिना कोई इस प्रश्न को लिए संवाददाता सम्मेलन को खत्म कर दिया गया। बोल क्यों नहीं है? डरे हुए हैं क्या? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना कोई सवाल लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया है। वक्फ बिल को लेके जदयू की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं दूसरी ओर इस संवाददाता सम्मेलन पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये संवाददाता सम्मेलन चेहरा दिखाने के लिए जो जदयू से बराबर इस्तीफा दे रहे थे उसको भयवश दबाव देके ये संवाददाता सम्मेलन बैठाया गया था और उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। कॉन्फ्रेंस में समर्थन करने के लिए, लेकिन बोलने नहीं दिया गया तीनों नेताओं को। गुलाम गौस, अशफाक करीम और तीन नेता ने सब बेचारे के पास कोई जवाब तो था। सब जान रहे अंदर से गलत हुआ, लेकिन जबरदस्ती धमका करके बैठवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। रहना है तो बोले ना भाई, सीधे फोन किया कि कर क्यों दे रहे हो? नहीं करोगे तो रहना है ना एमएलसी। तो इस तरह से वक्फ बिल को लेके सियासत छिड़ गई है, जहां राजद इसे मुस्लिम विरोधी बताती है और उसको हर संभव विरोध करती है, विरोध करने का बात कहती है। वो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। वहीं जदयू इसमें किसी भी तरह के मुस्लिम हित प्रभावित होने की बात का विरोध करती है। अभी कोई भी ऐसा हमारी स्टेट बॉडी 52 संगठित जिला है और तकरीबन 225 के आसपास हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव और विशेष आमंत्रित हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मौजूद तमाम जो अभी अशरफ भाई ने हमारे सभी सम्मानित और माननीय बिल को लेके जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा सांसद इसे पास किया है, इसको हर हाल में मानना ही होगा। बेचारे की सरकार कहाँ में आ रहा है? लालू प्रसाद जी ने उस लायक उनको छोड़ा है क्या? पहले मुंह बचा के चले, मुंह छुपाना पड़ रहा है कि उनके पिताजी ने बिहार में भ्रष्टाचार किया, बिहार के बेजुबानों के जानवरों का चारा खा लिया। तो पहले तो उनको ये एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। और लोकतंत्र का मंदिर है सांसद, और सदन के द्वारा जो पारित हुआ है वो जनता ने भरोसा किया। कल एक बड़ा कार्यक्रम है भाजपा का। और ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये संघर्ष सदन, सड़क और न्यायालय तक जाएगा। मैं आग्रह करूंगा हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। किसी भी कीमत कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। तो इस तरह से वक्फ बिल को लेके सियासत छिड़ गई है, जहां राजद इसे मुस्लिम विरोधी बताती है और उसको हर संभव विरोध करती है, विरोध करने का बात कहती है। वो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। वहीं जदयू इसमें किसी भी तरह के मुस्लिम
हित प्रभावित होने की बात का विरोध करती है। और वो विषय अशरफ भाई ने आपको आपके समक्ष रखा। हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है। जब से सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, टेबल पर आया, बहस में हुआ, तब से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि बहुत तरह की भ्रांतियां समाज में सुनने को मिल रही है। जैसे 2-3 दिन पहले से कि भगदड़ मच गई है, ये सारी चीजें स्पष्ट करेंगे अशरफ भाई, क्योंकि उस प्रकोष्ठ से है। कुछ चीजें ऐसी है उस बिल की, और जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड इस बिल में समर्थन को लेकर के वो आपके सामने रखना चाहते हैं। हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के ऑनरेबल मेंबर हमारे श्री दिलेश्वर कामत जी, जो अत्यंत पिछड़ा समाज, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो हमारे माननीय मेंबर थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। और जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से, जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। और हमारा जो कंसर्न था जेपीसी के समक्ष जो रखा था हम लोगों ने, वो था कि जो सामाजिक संगठनों के बड़े नेता थे, उन लोगों ने अपनी आशंकाएं, अपनी चिंताएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा था। और उन्हीं आशंकाओं और चिंताओं को हम लोगों ने जेपीसी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया था। सजेशन भी कह सकते हैं और शब्द भी कह सकते हैं, अगर इसको दूसरे वे में कहे। हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष, और वो 5 सुझाव बिल में, इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया। तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। पहला जो हमारा सुझाव था, जमीन राज्य का मामला है, लैंड स्टेट मैटर है, और इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहेगी। अब सोचिए कि जिस राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा भी कोई नौकरी भी रख सकता है क्या? जिसका निगरान, जिसकी रक्षा सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में ना होकर के प्रोस्पेक्टिव वे में ये प्रभावी होगा। यानी कि जो चीजें जैसी हैं वहां से नहीं, बल्कि जब ये बिल एनेक्टेड हो जाएगा महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद से इस बिल के प्रावधान प्रभावी होंगे। तीसरा सुझाव हमारा जो था सजेशन, वह कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर अगर नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन जैसे कि मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जिसे हम लोग सुनते होंगे कि लोग जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि सब जो है वो बर्बाद कर ली जाएगी, हमारा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो हमने सुझाव दिया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गारंटी के रूप में न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के अक़लियत समाज को ये मिला है कि उनके ये भवन जो है कहीं से भी इनके साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह का उसके साथ नहीं किया जाएगा। चौथा हमारा सजेशन रहा है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसको माना गया है, वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। इसको भी शामिल कर लिया गया है इस बिल में, जो हमने सुझाव दिया था। पांचवा हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हम लोग कह रहे हैं कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए, और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसकी मैंने आपके समक्ष चर्चा की है। इनको जब बिल में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इनको बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब जाकर के हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। हैरानी होती है विपक्ष की बातों को सुन करके, हैरानी होती है कि इस विषय पे विपक्ष जिस तरह से बातों को कह रहा है, यह राष्ट्रीय जनता दल
कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अरे भाई, आप लोगों को मैं बता दूं कि यह राष्ट्रीय जनता दल जो कहीं ना कहीं पुनः जो इनका कैरेक्टर रहा है तुष्टीकरण की, वो पुनः चाहते हैं इस चीज को, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने जेपीसी के समक्ष अपने किसी तरह का सुझाव दिया ही नहीं बिल के मद्देनजर। ये सबसे बड़ी बात है। वक्फ संशोधन बिल आने के बहुत पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वक्फ की चिंता की और बिहार में वक्फ विकास बोर्ड की स्थापना की। इसके तहत 110 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया, जिससे अल्पसंख्यक छात्रावास, विवाह, मल्टीपर्पज बिल्डिंग आदि का निर्माण संभव हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, इन तमाम चीजों को बहुत ही ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने आवाम की लोगों को या बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरी में जवाबदेही के साथ यह विश्वास दिलाती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अक़लियत के हितों से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस भी करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उनके उस दुस्साहस में कील ठोक देगा। वक्फ बिल को लेके तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है और सरकार एक तरफ से जो सच्चाई है, जो गरीबी है, बेरोजगारी है और समस्या है, उससे ध्यान भटकाने का एक प्रयास किया गया है। अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, उसको लेकर के आज हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का जो है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, कड़ा विरोध हम लोगों ने किया। इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया और हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और जो असल मुद्दे जो है, बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से, असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति वो सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए है क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। हम लोग सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले लोग नीति, सिद्धांत, वसूल की राजनीति करते हैं। सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से कभी भी समझौता हम लोगों ने नहीं किया है, ना करेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, उनपे उनको एक टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही है। लेकिन इस बिल में जो भी पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहती हो, सेक्युलर नेता कहते हैं, उनका पर्दाफाश जो है हुआ है। और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये इसमें स्पष्ट हो गया। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है,
तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, सूचना देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया था, जो बीजेपी आकर के रुकवाने का काम की साजिश के तहत आज ये कोर्ट में है और हम लोग कोर्ट चले गए, यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए। सदन में भी आवाज उठा है, सड़क पर भी उठा है। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। तो पहली सूचना ये है, अब आप बताइए कपड़ों से पहचानिए। प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बचौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। होली में बाहर मत निकलो, और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने। ये हम सब पूरे देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटका है, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं करेंगे, किसी भी कीमत। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। और मैं संसद से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को अब कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा है कि पार्टी जल्द ही बिल को चुनौती देगी। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है वक्फ बिल पारित होना सामूहिक सामाजिक आर्थिक न्याय पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक क्षण है। वक्फ प्रणाली दशकों से पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए जानी जाती थी, जिससे सरकार मुस्लिम महिलाओं, गरीब और पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता है। इससे हिंदू और पिछड़े अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये RSS, बीजेपी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई है, चाहे दलित है, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा हो 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का इस NDA की सरकार ने हम लोगों की मांग की अनुसूची 9 में डालने का कैबिनेट से हम लोगों ने भेजा था, लेकिन नहीं किया। और मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते हैं। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा सब लोग हैं। आप लोग लगातार देखिएगा, गरीबी सबसे ज्यादा, लोग बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन, ये कौन, ये पिछड़ा है, दलित। एक तो आपकी नौकरी के लिए क्या है, मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या है। हमने विधानसभा में आंकड़ा दिया था, 0.5% का भी आधा अति पिछड़ा और दलित समाज का ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है। ये बिहार में ये स्थिति है।
ये क्या योजना लाए? इनको कौन आगे बढ़ाएगा? इनको कौन मुख्य धारा में लाएगा? इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि मुसलमान के बाद तो ये ईसाई, सिख सब पर ये हमला बोले, लेकिन खास तौर पे जो मंडल हिंदू है, जिनकी 80% आबादी है, उस पे ये लोग जो है निशाना जो है टालने का काम करेंगे। इसका आगे का फ्यूचर का एक प्रोजेक्ट, तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। और एक और इशू है, यहाँ अगर आप देखें बिहार में तो एक नहीं दो मुख्यमंत्री, एक कुमार जी के फोटो को हटा करके अब तो निरंतर मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है खाली चुनाव तक। ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जानते हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करते हैं। जदयू अब बीजेपी के बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित और अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ बनकर के रहेगा। ये जदयू की आज के हाल में स्थिति बन गई। करे तो करेंगे। अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ में दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ में दे रहा है, हाथ दबा दे रहा है। अचेत अवस्था में क्या हो रहा है ये सब हम इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री खुल के नहीं आए। कौन रोक रहा है भाई उनको बोलने से? ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इस पे नहीं बोला। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्फ बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो जरा बता दो। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रह रहे हैं तो बिहार सरकार कैसे चल रही है? 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे सवाल तो खड़ा होता ही। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग जितना लोग हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पर रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, खन्ना का चेयरमैन बने रहना है। बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं है, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए बेचारा सब मुंह लटकेले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी से हमने खुद जाकर के मेमोरेंडम दिया और ईमेल में एविडेंस है 18 पॉइंट्स का बिहार में हमारे सहकर्मियों ने दिया। तो ये जिनको जानकारी नहीं है उनकी टिप्पणी पर तेजस्वी जी नहीं हाथ भी दूसरों के सवाल नीतीश जी का चेहरा लेकर के जो ढोंग कर रहे हैं और जो सरकार पीछे से चला रहे हैं, मलाई जो लोग खाते हैं,
लोग तो भाजपा में ही हैं। तो आप समझ लीजिए, विलय हो ना हो, काम तो भाजपा ही करा करें। तेजस्वी जी, अंतिम सवाल ये है, एक सवाल, इधर से लेंगे। एक सवाल, कोई मुस्लिम आना चाहेंगे, तेजस्वी यादव उनका स्वागत करेंगे? ठीक है, कौन सा इकबाल दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सब लोग स्वतंत्र है। और पार्टी में कोई किसी को आने की अगर इच्छा है तो पार्टी पे विचार करिए। तेजस्वी जी के अलावा आपके पास और क्या विकल्प है? उनकी अपनी राय हो सकती है, हम किसी का राय थोड़ी मानना है। तेजस्वी जी हम अपनी राय को रखते हैं। सरकार बना करके इस कानून को पूरे ध्यान रखेगी। शुक्रिया शुक्रिया। वक्फ बिल में कुछ बात सरकार कहती है कि इसमें पसमानदा मुस्लिम का, महिला का हित होगा, लेकिन वक्फ में पहले से मुस्लिम का उसमें प्रावधान है, मुस्लिम महिला का वक्फ में प्रावधान किया गया है। और वक्फ का मतलब होता है दान, और दान में आप यहाँ पे कोई भी कर सकता है। वक्फ में मुस्लिम भी दान करते हैं और हिंदू भी दान करते हैं। तो इस तरह से ये कहना उसमें कि जो इस्लाम को 5 साल प्रैक्टिस किए हों वही वक्फ कर सकते हैं। देखिए कि यदि कहा जाए कि आप कोई हिंदू को धार्मिक स्थल में तभी जा सकते हैं, आप किसी मठ का किसी उम्मीदवार तभी हो सकते हैं मठ का मेंबर, जब आप हिंदू धर्म को 5 साल प्रैक्टिस किए हों। तो ये एक हंसी का बात है। एक तरफ आप एक देश, एक राष्ट्र, एक कानून की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में वही मेंबर होंगे जो 5 साल मुस्लिम धर्म का प्रैक्टिस किए हों। तो इस तरह का बहुत सारे उसमें इस तरह के प्रावधान हैं जो कहीं ना कहीं